आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष राखेचा। वेलकम करता हूं आपको म्यूचुअल फंड शो में। अभी तक हमने डिस्कस किया है म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या क्या स्कीम्स होते हैं, किस किस तरह के स्कीम होते हैं, और अगर आपको निवेश करना है तो क्या प्रोसेस है निवेश करने का, और कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करने का स्टार्टिंग आपको करना है तो उस फंड्स में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक बिगनर है तो अगर आपको इन सब टॉपिक्स में और जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और आप वहाँ पे इन सभी टॉपिक्स पे आपको म्यूचुअल फंड शो एंड रिगार्डिंग डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझने से पहले गोल समझ लेते हैं और गोल के क्या इंपॉर्टेंस है। गोल गोल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना आपके लिए एक गोल है, दिल्ली पहुंचना आपके लिए एक फाइनल डेस्टिनेशन, वो आपका गोल है। तो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर गोल की प्लानिंग कैसे करना है? अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो प्लान कैसे करोगे? आप ऑनलाइन जाओगे या फिर आप एक टिकट एजेंसी या ब्रोकर को कॉल करोगे और अपना सबसे पहले आप मीडियम चूज़ करोगे कि आपको बाय रोड जाना है, ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया, फिर आप एक इंटरमीडिएटरी या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स में विजिट करोगे, टिकट का प्राइसेस देखोगे, कंपेयर करोगे और जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल, आप टाइम भी देखोगे क्योंकि आपको हो सकता है कि दिल्ली आपको सुबह ही पहुंचना है तो आप वैसा देखोगे कि कौन सा फ़्लाइट या ट्रेन आपको सुबह पहुंचा रही है, और आप प्राइस भी कंपेयर करोगे। तो अलग अलग पैरामीटर्स को कंपेयर करते हुए आप एक फाइनल डिसीजन लोगे कि कैसे आपको जाना है। फिर आप जाओगे तो आप रास्ते में देखोगे कि क्या खाने का सामान आपको ख़रीदना है या और क्या क्या, पूरा प्लानिंग करोगे। तो वैसे ही गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ये बताता है कि आपके फ्यूचर गोल्स, जो आपके गोल्स हैं, गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपका एक छोटा बच्चा है 3 साल का, उसके लिए आपको हायर एजुकेशन का प्लानिंग करना है। जब वो 22-23 साल का होगा तब उसको एक फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी अपने हायर एजुकेशन के लिए। मे बी उसको डॉक्टर बनना है, मे बी इंजीनियर बनना है, या मे बी उसको एमबीए की प्लानिंग करनी है, एमबीए की तैयारी करनी है। तो उस समय उसको वो फ़ंड का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो अगर वो अभी 3 साल का है और आप कुछ फ़ंड स्पेयर कर सकते हो उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग जो आप प्लान आपका जो बनेगा वो आपको ये बताएगा कि आपको आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है पीरियोडिकली, या तो वन टाइम या पीरियोडिकली एवरी मंथ, कि आप उस फाइनल गोल जो आपका गोल है चाइल्ड हायर एजुकेशन का, वो अचीव हो जाए। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। गोल तो कैसे सेट करना है? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास कोई गोल ही नहीं है, कोई फाइनेंशियल गोल है नहीं। अब ठीक से सोचिए, आपका कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल, कोई भी आपका फाइनेंशियल ड्रीम, जैसे बाइंग अ हाउस, चाइल्ड्स एजुकेशन, प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे, या एक गोल तो सबके लिए कॉमन होता है जिसको हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं। आज आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं या कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, कभी ना कभी तो आप अपने रेगुलर काम से एक चाहेंगे कि आपको वहाँ से परमानेंटली आप वहाँ से निकल जाए। मे बी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एट दी एज ऑफ 50, 55, 60, जो 60 जो नॉर्मल रिटायरमेंट एज है, सबको रिटायरमेंट कभी ना कभी रिटायर तो होना है। तो पोस्ट रिटायरमेंट जो हमारा सैलरी आता था अब तक, वो बंद हो जाता है। तो सैलरी जब बंद हो जाता है तभी भी हमें हमारा एक्सपेंसेस तो बंद नहीं होता, एक्सपेंसेस तो चलता रहेगा। इनफैक्ट आज जो एक्सपेंसेस है 25 से 30 साल बाद एक्सपेंसेस बढ़ेगा ही। तो पोस्ट रिटायरमेंट हमें हमारे एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है और कैसे हम आज अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग ऐसे करें कि उस समय हमारे पास इतना फंड हो कि हम उसको एक सेफ जगह पे भी निवेश करें तो हमें इंटरेस्ट के थ्रू इतना मिल जाए कि हमारा एक्सपेंसेस निकल जाए। राइट। अब बात करते हैं कि गोल सेटिंग हम कर कैसे सकते हैं। तो गोल्स हैव टू बी स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे।
अब मानिए कि आपने ऐसी सोचा कि आपको घर खरीदना है, मे बी आपको 10 साल बाद घर खरीदना है, या आपने सोचा कि आपको घर खरीदना है। तो स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ? घर खरीदना एक गोल नहीं, मतलब घर खरीदना गोल तो है बट घर खरीदना एक प्रॉपर गोल नहीं है। तो स्पेसिफिक मतलब, आप जैसे आज आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में अंधेरी एरिया, एक अंधेरी करके एक एरिया है, तो आपको अगर मान लीजिए अंधेरी में घर खरीदना है, तो अंधेरी में भी घर खरीदना है तो कितना 2 BHK घर खरीदना है, तो वो एक स्पेसिफिक गोल हुआ कि मुझे अंधेरी में 2 BHK का एक फ्लैट खरीदना है। तो इसको बोलते हैं एक स्पेसिफिक गोल। अगर आप जितना स्पेसिफिक हो सके, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट का मुझे फ्लैट खरीदना है, तो 1000 स्क्वायर फीट आप ये माइंड में सोचिए कि आपको इतना, जितना स्पेसिफिक पॉसिबल हो उतना स्पेसिफिक होके आप ये सोचिए कि आपका गोल है क्या। तो फॉर एग्जांपल मैंने सोचा मुझे अंधेरी में 2 BHK का एक फ्लैट खरीदना है जो कि लगभग 1000 स्क्वायर फीट का है। तो आप पता करोगे कि आज उसका कॉस्ट क्या है। तो हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। सेकंड स्टेज हमारा मेजरेबल। तो हमें उसको मेजर करना है। मेजरेबल मतलब 1000 स्क्वायर फीट का हमने ये मेजर किया, अब पर स्क्वायर फीट वहाँ प्राइस क्या है। तो हम मेजर करके ये पता कर सकते हैं कि उसका आज के टाइम पे प्राइस क्या है। और अगर मान लीजिए आगे हम टाइम की भी बात करेंगे, बट आज के समय हम प्राइस उसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अचीवेबल। गोल रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल अभी आप 20-30 थाउजेंड का सैलरी में हो और एक अंधेरी जैसी जगह में जहाँ पे 3 BHK फ्लैट या 2 BHK फ्लैट भी 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है या 1.5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। तो ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है। आपको एक रियलिस्टिक गोल बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज एक मिडिल क्लास फैमिली से हो जो 40,000-50,000 अर्न करता है, तो एक अचीवेबल गोल है कि मैं 30-40 लाख का एक अपार्टमेंट या 50 लाख का एक अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ। वो एक अचीवेबल गोल होता है। अगर आप वहीं ये सोचोगे कि मेरे को 5 करोड़ का एक बंगलो खरीदना है, तो वो अचीवेबल नहीं है। उसके लिए फिर इनकम भी उतना बढ़ना चाहिए कि हम उतना उसको अफोर्ड कर सके। अचीवेबल मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं अफोर्डेबल, राइट। अब नेक्स्ट स्टेज में रेलिवेंट। घर लेना आपके लिए रेलिवेंट है कि नहीं। हो सकता है आपके पास एक घर ऑलरेडी है। अगर आप एक घर है रहने के लिए और आपके बाकी फाइनेंशियल्स, मान लीजिए आपके पास लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, या फिर आपने इक्विटी डेट ऐसे जगहों पे निवेश करके नहीं रखा हुआ है, और आपके पास ऑलरेडी एक घर है रहने के लिए, अपना एक खुद का घर है रहने के लिए, तो ये गोल आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि अब आपको बाकी एसेट्स, आपका एक रियल एस्टेट एक एसेट पे तो हमने एसेट एलोकेशन भी जैसे डिस्कस किया था, आपने रियल एस्टेट एसेट पे तो इन्वेस्ट कर दिया। अब आप इन्वेस्ट करोगे क्योंकि रियल एस्टेट एक लिक्विड एसेट नहीं है। एक घर हमारे पास होना चाहिए जहाँ पे हम रहते हैं, वो तो होना चाहिए बस। इसके अलावा हम अगर और इस पे ओवर इन्वेस्ट करें तो हमारा बाकी जो भी फाइनेंसेस है उतना स्टेबल रहता नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट को बेचना बहुत मुश्किल है जब हमें ज़रूरत पड़े, सही प्राइस उसका उस पर में नहीं मिलता। तो इसलिए मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि एक घर आपके पास होना चाहिए जिस पे आप रहते हैं। तो रेलिवेंट, अगर आपके पास घर नहीं है अभी फ़िलहाल, आप रेंटेड घर पे रह रहे हैं या और कोई, या पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं, आप मूव आउट करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेलिवेंट गोल है घर खरीदना। अब टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब क्या है? मैंने ये देख लिया कि मुझे घर खरीदना है, कहाँ घर खरीदना है, कितने बेडरूम का घर खरीदना है, कितना स्क्वायर फीट का घर खरीदना है, मैंने ये देख लिया उसका आज के टाइम पे कॉस्ट क्या है, मेरे लिए ये घर खरीदना ज़रूरी है कि नहीं। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि हमें घर खरीदना है तो एक्चुअली घर कब खरीदना है हमें। आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 5 ईयर्स डाउन द लाइन हमें कब खरीदना है। बाकी सब पैरामीटर्स को देख के अचीवेबल बनाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए आप 40,000 के आज सैलरी में हो, आपने प्लान किया है कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं 40-50 लाख का घर नहीं चाहिए, मुझे 1.5-2 करोड़ का ही फ्लैट चाहिए, एकदम पॉश, एकदम अच्छे एरिया में। तो वो आपको फिर क्या है, गोल को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। फिर आपको प्लान करना पड़ेगा कि नहीं, मैं आज नहीं खरीदूंगा, मेरा सैलरी भी ग्रेजुअली ग्रो करेगा, मैं ज़्यादा निवेश भी कर पाऊंगा अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। मैं इस गोल के लिए ग्रेजुअली इन्वेस्ट करूंगा, बट मैं ये गोल के लिए मैं घर खरीदूंगा 15 साल बाद। तो वो ठीक है, एक अचीवेबल गोल लग रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह से प्लानिंग करना है हमें। ऑब्वियसली इस पर आपको थोड़ा सा बैठ के खुद मेहनत करना पड़ेगा,
आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा, और खुद अपने गोल के लिए आपको डिटेल प्लानिंग करना चाहिए। हम ऐसे हवे में बात कर लेते हैं कि नहीं हमें घर खरीदने का प्लानिंग करना है, हमें चाइल्ड का एजुकेशन का प्लानिंग करना है। हर गोल के लिए आप ये स्मार्ट वाला जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, ऐसे अपने गोल को कहीं हो सकता है तो आप लिख लीजिए या किसी से डिस्कस करिए जो ऑलरेडी उस गोल को अचीव किया या उस गोल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है, उनसे डिस्कस करिए। तो एक तभी आपका एक प्रॉपर तरीके से एक प्लान बन सकता है। नहीं तो अगर हम ऐसे सोच ले हमें घर खरीदना और उसके लिए सिर्फ हम आज 2,000 रुपये या 3,000 रुपये एवरी मंथ निवेश करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, तब हम अपना गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये गोल प्लानिंग हमें क्या बताता है? गोल प्लानिंग हमें ये बताता है कि अगर हमें फाइनेंशियल गोल के लिए प्लानिंग करना, आज से मान लीजिए मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है, तो आज से मुझे एवरी मंथ कितना निवेश करना होगा ताकि 10 साल बाद मेरे पास इतना फंड हो जाए कि मैं एक अच्छा डाउन पेमेंट कर सकूं और बाकी मैं लोन ले लूँगा। वो उसको हम प्रॉपर प्लानिंग बोल सकते हैं, है ना। तो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग हमने ये समझा कि हमने ये समझा कि गोल को आइडेंटिफाई करके गोल को प्रॉपर एक तरीके से कैसे करेंगे। अब हम समझेंगे कि इसको प्लान कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सब स्टडी किया, आपने निकाला कि आज जो घर मुझे खरीदना है उसका आज कीमत 50 लाख रुपए है। आज 50 लाख रुपए और मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है। 10 साल बाद एवरी ईयर प्राइजेस बढ़ता है, राइट। अब मान लीजिए आपके एरिया में रियल एस्टेट का प्राइस एवरी ईयर 10% से बढ़ रहा है, तो ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 साल बाद एक सिंपल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट करें, ऐसे तो कंपाउंडिंग होता है बट एक सिंप्लिसिटी के लिए एक सिंपल इंटरेस्ट पकड़ते हैं अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि 10 साल तक एवरी ईयर अगर 10% बढ़ रहा है तो 50 लाख का कीमत हो जाएगा 1 करोड़ 10 साल बाद। तो हमें 50 लाख के लिए प्लानिंग नहीं करना है, हमें 1 करोड़ के लिए प्लानिंग करना है, क्योंकि हमें 10 साल बाद वही घर जो आज 50 लाख में मिल रहा है वो खरीदने के लिए हमें 1 करोड़ रुपए चाहिएगा, राइट। तो हमें 1 करोड़ के लिए कितना फंड आज मंथली निवेश करना है, वो बिल्कुल बहुत आसानी से फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आते हैं जहाँ पे आपको बहुत आसानी से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप उसको कैलकुलेट वैसे करिए तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको 10 साल बाद एक घर खरीदना है जिसका आज कीमत 50 लाख है और 10 साल बाद एक्सपेक्टेड है कि वो 1 करोड़ का हो जाएगा, तो उसके लिए आज आपको कितना निवेश करना होगा। या तो एक वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली फिर एवरी मंथ आपको कितना उस गोल के लिए निवेश करना पड़ेगा कि आपके पास 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए हो जाए, राइट। ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए नहीं भी होता है तो अब अगर आप 50 लाख की भी प्लानिंग करें, अगर आपके पास 40 लाख 50 लाख की भी प्लानिंग करें, बाकी आप ये सोचें कि नहीं बाकी मैं लोन लेके घर खरीद लूँगा, वो भी एक वेल थॉट आउट प्लान उसको बोल सकते हैं। अब इसको एक चाइल्ड एजुकेशन की तरफ से समझते हैं। चाइल्ड एजुकेशन के लिए हमें कैसे प्लान करना है? चाइल्ड एजुकेशन के लिए हमें फॉर एग्जांपल 2-3 चीज़, जैसे एक MBA के एग्जांपल के साथ इसको लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके चाइल्ड के लिए आप सोच रहे हैं कि वो हायर एजुकेशन के लिए MBA या फिर एक और कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा, एट द एज ऑफ 21-22 उसको फंड चाहिएगा, आज वो 2 साल का है, तो हमारे पास 20 ईयर्स है प्लानिंग करने के लिए। आज के टाइम पे एक MBA का कॉस्ट ऑन एन एवरेज 10 to 12 लाख रुपीज़ लग जाता है एक MBA के कोर्स के लिए जो 2 साल का कोर्स है। तो आज से 20 साल बाद अगर हम यही एक्सपेक्टेशन से करें कि मतलब 10% एवरी ईयर बढ़ रहा है कॉस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से एक बार कैलकुलेट करें, तो आज से 20 साल बाद वही MBA का कॉस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा। आज अगर 12 लैक्स है तो वो 36 लैक्स हो जाएगा। अब हमें प्लानिंग जो करना है वो 36 लैक्स के हिसाब से प्लानिंग करना है कि आज हम महीने में कितना इन्वेस्ट करें कि 20 साल बाद हमारे पास 36 लाख हो जाए। वो कोई भी आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठ के कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तब आप देखिए कोई भी जब आप एग्ज़ाम भी हम देते हैं, हम एग्ज़ाम लिखते हैं, हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, राइट। हम एग्ज़ाम देने से पहले प्रिपेयर करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन में आपने प्रिपेयर कर लिया तो भी ऐसा तो है नहीं कि आपको 100 on 100 मिल जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया या आपने वो नहीं पढ़ा,
ऐसा कुछ आ गया, आपने पूरा थरली पढ़ा है, तो अगर आप 100 भी नहीं मिले तो 80 तो मिलेगा, राइट। तो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग भी ऐसा है कि 100% एक्यूरेसी तो ज़रूरी नहीं है कि आपने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 36 लाख का प्लानिंग किया, हो सकता है 36 लाख 20 साल बाद फाइनेंस जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो 36 लाख है, बट हो सकता है आपने जहाँ पे निवेश किया वो 36 लाख नहीं हुआ, वो 34 लाख हुआ या 30 लाख हुआ, वो हो सकता है। बट ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 36 लाख के लिए प्लानिंग किया और आपके पास जीरो जीरो फंड बचता है 20 साल बाद, वैसा तो नहीं होगा। तो ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट 80-90% आप इसको एक्यूरेसी के साथ देख सकते हो सकता है आपने 36 लाख के लिए प्लानिंग किया, हो सकता है 40 लाख ही हो गया आपका फंड का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, आपने जो मंथली निवेश किया, राइट। तो अगर आप इसके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ये आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करें अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। फिर भी बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे तो गारंटी रिटर्न ही चाहिए, मुझे ऐसा रिटर्न नहीं चाहिए कि मतलब मैं सोच रहा हूँ 36 मिलेगा तो 36 ही मिलना चाहिए। तो फिर मैं उन लोगों के लिए ये रेकमेंड करूँगा, फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। फिर वो LICs पॉलिसीज़ जो आते हैं, चाइल्ड के पॉलिसीज़ और बाकी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी आते हैं जो गारंटीड रिटर्न देते हैं आपको, कि आपको 20 साल बाद आज आप इतना एवरी ईयर निवेश करो, अगले आने वाले 15 साल तक, और 20वें साल पे आपको इतना रुपया मिलेगा, तो आप उस प्लान में जा सकते हैं। बट गारंटी का भी एक कॉस्ट होता है, फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न बहुत कम आता है। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में रिटर्न लगभग 5 से 6% ही आता है। म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज 10% का रिटर्न, 10 to 12% का रिटर्न आप पकड़ के चल सकते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, मैं ये रेकमेंड करूँगा, आपका गोल अगर चाइल्ड एजुकेशन है और वो चाइल्ड एजुकेशन 20 साल के बाद में होने वाला है, हायर एजुकेशन, तो आप आज इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP मेरे एडवाइस के, मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आज आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करें और इसको ग्रेजुअली एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ करें और ग्रेजुअली रिव्यू करें, और आपका गोल मेरे हिसाब से अचीव होने का चांसेस बढ़ जाएगा और आपको ट्रेडिशनल पॉलिसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी के सामने कम निवेश करना पड़ेगा एवरी मंथ, वही अमाउंट पाने के लिए एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। तो ये हो गया चाइल्ड एजुकेशन की बात। अब चाइल्ड एजुकेशन के लिए कहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए, ये आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है। एक बार आपने स्मार्ट गोल्स मैंने जो बताया था उसके हिसाब से अपने गोल, चाइल्ड एजुकेशन का गोल का पूरा समझ के आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको 20 साल बाद कितना फ़ंड चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ़ंड रिक्वायरमेंट आया 40 लैक्स, कि आपको 20 साल बाद चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए 40 लैक्स फंड रिक्वायर्ड रहेगा। तो अब आपको इसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपने ये कैलकुलेट किया कि अगर 40 लाख मुझे चाहिए 20 साल बाद, 20 साल बाद मुझे 40 लाख चाहिए, तो आज मुझे 10,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी मंथ इन्वेस्ट करूँगा मैं। 10,000 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए 5,000 रुपये मैं एवरी मंथ इन्वेस्ट करूँगा, तो 20 साल बाद मेरे को 40 लाख मिल जाएगा, राइट। तो 5,000 रुपये जो मंथली इन्वेस्ट करने का हमारा जो फिगर आ रहा है, उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें? उसको मेरे हिसाब से आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। मल्टी कैप फंड मतलब जहाँ पे लार्ज कैप बड़े कंपनीज भी होते हैं, मिड कैप मिड साइज़ कंपनीज भी होते हैं, और स्मॉल कैप छोटे साइज़ की कंपनी भी होते हैं। तो जब फंड मैनेजर, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फंड मैनेजर को वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो बड़े कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ पे स्टेबल रिटर्न आता है, मिड साइज़ कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ पे रिलेटिवली रिस्क थोड़ा ज़्यादा है बट रिटर्न भी ज़्यादा आता है, और छोटे कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है बट रिटर्न पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से इसको आपको समझाता हूँ। अब बड़ी कंपनी मान लीजिए L&T जैसी कंपनी है, वो एवरी ईयर कितना ग्रो करेगी? 7-8% से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, राइट। अब एक छोटी कंपनी है, मान लीजिए आप एक छोटे IT कंपनी की बात कर लीजिए, जैसे माइंडट्री तो अब मिड साइज़ कंपनी हो गए, और भी कोई छोटे जैसे कंपनी, अभी एक कंपनी लिस्ट भी होने वाला है, राइट। एक IT कंपनी लिस्ट होने वाली है, हैप्पीएस्ट माइंड्स करके, उसका एग्जांपल ले लीजिए। तो वैसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो कि 50% से एवरी ईयर ग्रो कर रहा है, तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा बनता है।
तो मैं इस मल्टी कैप फंड इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि इसमें लार्ज कैप, बड़े कंपनी, मिड साइज कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी सब है। तो आपको एक सब बेस्ट ऑफ थ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, बेस्ट ऑफ थ्री वर्ल्ड्स आपको मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में। ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 12% रिटर्न आप यहाँ से आपको आ जाएगा। तो 5,000 रुपीज़ आप 2 मल्टी कैप फंड में स्प्लिट करके आप निवेश कर सकते हैं। परफॉर्मेंस देखिए पिछला, जैसे मैंने एक पिछले ऑडियो में, पिछले अपने शो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे एनालाइज करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देखना है, मैंने बाकी पैरामीटर्स भी बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर उस शो को देखें और ये समझे कि कैसे म्यूचुअल फंड, सही म्यूचुअल फंड आपको पिक करना है। या फिर मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप इसको करें, क्योंकि ये पूरा एक जर्नी है। ये सिर्फ एक दिन का बात नहीं है, रेगुलर ट्रैक, मॉनिटर सब करना होगा। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो फुल टाइम इसी काम में है और आपको रेगुलर एडवाइस देगा और रेगुलरली आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा, ऐसे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप चूज़ करके उसके साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। ये हमने बात कर ली चाइल्ड एजुकेशन की। अब इसमें एक और चीज़ ज़रूरी है जो कि आपको अभी नहीं करना है, बाद में करना है, कि आपका जैसे गोल सामने आ जाए। जैसे मान लीजिए आप आज आपका गोल 20 साल दूर है, अब आज आपका बेटा है 2 साल का, आपको उसके लिए 22 साल जब हो जाएगा तब के लिए तैयारी करना है। तो 20 साल दूर है आज। तो जैसे ही वो गोल, जैसे ही आपका बच्चा जो है, चाइल्ड 17 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स का हो जाए, आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में, उसको धीरे धीरे रीबैलेंस करिए। रीबैलेंस मतलब उसको वहाँ से धीरे धीरे निकालिए फंड को और डेट में डालिए, क्योंकि मार्केट है, इक्विटी मार्केट है। जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम आया, ऐसा उस समय हो सकता है जब ये आपका बच्चा 22 साल का हो, होपफुली नॉट, बट हो सकता है कोई और कुछ आ जाए तो कि मार्केट उसी साल गिर जाए। तो आपका जो इतना साल से आपने एक्यूमुलेट किया, आपने पैसे को बनाने के लिए, यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, तो आपने वो मेहनत किया, तो वो एक बार में वो बहुत उसका वैल्यू गिर सकता है। तो इसीलिए मैं जैसे ही मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपका चाइल्ड 16 या 17 ईयर्स का होता है और मार्केट भी अच्छे कंडीशन में दिख रहा है, मार्केट भी काफ़ी ऊपर है, उस समय यू शुड स्टार्ट टू रीबैलेंस। ये भी आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको रीबैलेंस करना है, कैसे आपको ग्रेजुअली डेट में मूव करना है और किस रेशियो में रखना है अपना इक्विटी और डेट। क्योंकि जो मल्टी कैप फंड की हम बात करें वो 100% इक्विटी है। तो 15 साल, आने वाला 15 साल तो आप 100% इक्विटी फंड में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे गोल पास आएगा, हमें धीरे धीरे इक्विटी को कट डाउन करके डेट में मूव करना है हमारे रिस्क को मैनेज करने के लिए। ये हमने बात कर दी यार चाइल्ड एजुकेशन के लिए। ऐसे ही आप बाकी गोल्स के लिए अपना एक टाइम बाउंड प्लानिंग के हिसाब से पूरा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया स्मार्ट गोल्स, वैसे आइडेंटिफाई करके आप प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर्स हमें देखना होता है। प्लानिंग का स्टार्ट तो वही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि आज मान लीजिए हम 30 ईयर्स के हैं, तो जब हम 60 ईयर्स के होते हैं तब हमें कितना फ़ंड चाहिएगा रिटायरमेंट होने के लिए। रिटायरमेंट के लिए उस समय हमें कितना फ़ंड चाहिएगा। आज हम 30 ईयर्स के हैं, आने वाला 30 साल बाद क्या एक्सपेंस, कितना पेस से एक्सपेंस बढ़ता है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हम 60 के हो जाएंगे तब हमें कितना फ़ंड चाहिएगा। इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स है। जैसे हमने मतलब पूरा हमने कैलकुलेट किया कि हमें अगर रिटायर होना है 60 साल की उम्र में और रिटायरमेंट के बाद एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना है जैसे हम जीते आ रहे हैं, एक्सपेंसेस हमारा कितना होने वाला है रिटायरमेंट के बाद, वो सब हमें देखना है। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के टाइम पे मान लीजिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ अगर हमारे पास रहते हैं और उस समय क्या रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न रहता है, ये बहुत, इसमें बहुत सारे अजम्पशंस हमें करना है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली हम रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर मान लीजिए हम ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें, अगर हमारे पास 2 करोड़ रुपए है और ऐसे जगह पे हम इन्वेस्ट करें जो हमको एवरी ईयर 7% रिटर्न दे रहा है या 8% रिटर्न दे रहा है, ऐसे पकड़ लीजिए 8% रिटर्न दे रहा है, तो हमारे पास 16 लाख रुपए हमें एवरी ईयर आएंगे। 2 करोड़ में 8% अगर एवरी ईयर मिल रहा है तो 16 लाख रुपए आएगा।
तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि 16 लाख से अगर हम आज अगर फॉर एग्जांपल आज 30 ईयर्स के बाद आज जो 4 लाख है या 5 लाख है उसका वैल्यू, मतलब आज का 4 लाख का वैल्यू, आज का 4 लाख और 30 साल के बाद का 16 लाख बराबर है, क्योंकि पैसा डेप्रिशिएट करेगा, राइट। आज 4 लाख में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका घर खर्च है मान लीजिए 25,000 रुपये, राइट। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए ऐसे 4 लाख में ऑलमोस्ट 33,000 के आसपास डिवाइड बाई 12 करोगे तो 33,000 आता है। तो पर मंथ मान लीजिए आपका घर खर्च है 33,000 रुपीज़ आज। वही 33,000 30 साल के बाद वही एक्सपेंसेस करने के लिए, मतलब वही सेम साइज़ का अगर आपको फ्लैट में रहना है, सेम तरीके से आप खाना पीना कर रहे हो, एक बार साल में कहीं घूमने जा रहे हो और आपका टोटल एक्सपेंस आ रहा है एक महीने का ऑन एन एवरेज 33,000, तो वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आपको 30 साल बाद 1,33,000 चाहिएगा, राइट। क्योंकि एवरी ईयर जो एक्सपेंसेस बढ़ता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। इन्फ्लेशन एवरी ईयर 5 से 6% हमारे पैसे के वैल्यू को डिप्रिशिएट कर रहा है, गिरा रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो मतलब 1,33,000 हम, आपको ये लग रहा होगा आज कि 16 लाख मैं बोल रहा हूँ कि 16 लाख रुपये आपको साल में चाहिए अपने घर को चलाने के लिए, तो आपको ज़्यादा लग रहा होगा आज, बट आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करोगे तो वो ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए थोड़े लोगों को इसमें इस बात से डर भी लगेगा कि आने वाले 30 साल बाद हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, बट ये चाहिएगा, ये फैक्ट है। ये मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आपका हो सकता है घर खर्च 33,000 है, तो वो हो जाएगा, मतलब 1,33,000 आने वाले 30 साल बाद वो हो जाएगा। तो अब ये रिटायरमेंट वाले फंड को कैसे निवेश करना चाहिए कि हमें बेटर रिटर्न मिले। रिटायरमेंट के लिए देखिए, कोई भी अगर आपके नियर एंड डियर वन है जो रिटायरमेंट के पास और सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट का फ़ंड को कहाँ निवेश करना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करिए। गवर्नमेंट स्कीम्स मतलब PMVVY करके एक स्कीम है जो 7.6% इंटरेस्ट देती है। इसके ऊपर मैं एक फुल सेशन भी करूँगा, बट मैं ब्रीफली बता देता हूँ। PMVVY आपको 7.6% देती है। एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जो अभी 7.4% इंटरेस्ट दे रही है। तो ये 2 जगह तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए। हाँ, ये दोनों जगह पे आप 15-15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपने जब एग्जॉस्ट कर लिया है तो आप कुछ फंड अपने बैंक के फिक्स डिपॉजिट में कर रखें जो सीनियर सिटीजन्स को कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देता है। वहाँ पे आपको 6% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। जो बचता है यहाँ पे आपने अपना 50% आपने एग्जॉस्ट, जैसे 2 करोड़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो 30 लाख तो आपका गवर्नमेंट स्कीम्स में चले गए, 30 लाख रुपये 15-15 लाख रुपया करके 2 जगह। उसके बाद आपने 70 लाख रुपीस बैंक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। अब रिमेनिंग 1 करोड़ रुपीस जो है वो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की होते हैं और रिटायरमेंट के लिए रिकमेंडेड, पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि वहाँ से आपको एवरी मंथ विड्रॉ करना है, उसके रिकमेंडेड नहीं रहते हैं। आप इन्वेस्ट करेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जो होते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, वो अपने इक्विटी और डेट को डायनेमिकली मैनेज करते हैं। जब मार्केट बढ़ा हुआ है तब हमें खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए? मार्केट बढ़ा हुआ है, हमें बेचना चाहिए, राइट। तो तब वो इक्विटी को बेचते हैं और जब मार्केट गिरता है तो वो वापस से खरीद लेते हैं। तो डायनामिकली मैनेज करते हैं। उनका ओवरऑल आज वो आप वहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 30 रुपये से लेके 80 रुपये के बीच में, 30 से 80 के बीच में आपका इक्विटी में जाएगा और बाकी डेट में रहेगा। तो ऑन एन एवरेज इसमें आप समझ सकते हैं कि 50-60% इक्विटी एक्सपोजर रहता है और ये डायनेमिकली मैनेज करते हैं तो इनका वॉलेटिलिटी कम होता है और रिस्क भी बहुत कम है। तो आप अपना 50% पैसा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटायरमेंट का पैसा। और आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपको 8% के आसपास, 8 to 8.5% आपको यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का आपका रिटर्न 7% 7.5% आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न ऑलमोस्ट 7% की 7.5% के आसपास बन जाएगा, क्योंकि आपने कुछ FD किया है, कुछ आपने गवर्नमेंट स्कीम्स में डाला है, कुछ आप ये बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो।
तो ये दो स्ट्रैटेजीज़ दो मैंने आपको आज बताया है। एक आपको बताया है कि चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, ये सब के लिए कैसे प्लानिंग करना है, दोनों के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर प्लानिंग है। और एक रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लानिंग करना है। पहले तो आपको रिटायरमेंट के लिए ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना फ़ंड चाहिए आपको रिटायरमेंट के टाइम पे अपने पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, और वो फंड जो आपका होगा वो कितने परसेंट आपको इंटरेस्ट देगा एवरी मंथ, या कितना परसेंट रिटर्न देगा कि आपका घर खर्च वहाँ से निकल जाए। ये हमने दो आज बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स को समझा, और हमने स्टार्टिंग में फाइनेंशियल गोल्स कैसे हमें स्मार्ट गोल्स की तरह हमने समझा था कि गोल को आइडेंटिफाई करके गोल सेटिंग कैसे करना है और फिर गोल की प्लानिंग कैसे करनी है। अगर आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो, या आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे करना है, या म्यूचुअल फंड में निवेश आपको करना हो, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9748976371। मैं एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैंने 2015 में अपना MBA ख़त्म किया था। उसके बाद में मैंने अपना फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म चालू किया, पर मैं इंडिपेंडेंटली ही मैनेज कर रहा हूँ। सारे कंपनीज़ के साथ मैं डील करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग एंड फिर मतलब कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें डील कर रहा हूँ। आपको अगर कहीं भी निवेश करने के लिए कोई एडवाइस चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9748976371, 9748976371। मेरा email ID है PIYUSH_RAKHECHA@live.com। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, यू कैन राइट टू मी, और मैं आपका क्वेरी को डेफिनेटली रिजॉल्व करूँगा। फ्रेंड, ज़रूरी ये है कि हम गोल्स के लिए, जैसे मैंने बोला, आज गोल्स के लिए हम एक गोल या दो गोल के लिए प्लानिंग, फॉर एग्जांपल आप दो गोल के लिए प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट करें। पहले आप सोचें, समझें, और उसके बाद स्टार्ट करें, क्योंकि जितना अर्ली हम स्टार्ट करेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म जितना हमारा टर्म बड़ा होगा। आज मान लीजिए हम थोड़ा सा डिले करते हैं, आज मान लीजिए हमें अपने घर खरीदने, हमें 2030 में घर खरीदना है। अगर हम आज प्लान करना स्टार्ट करें तो हमारे पास 10 साल है। अगर हम 2 साल डिले करें तो हमारे पास 8 साल ही बचता है। एक तो हमें 2 साल बाद हर मंथ, एवरी मंथ हमें ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, प्लस 10 साल में हम बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं, और हमें पर ईयर रिटर्न भी हमें ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जितना अर्ली हो सके आप उतना अर्ली स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना, और कभी ये ना सोचें कि मेरे पास फाइनेंशियल गोल नहीं है, क्योंकि एक गोल, जैसे मैंने बोला, सबके पास है, हमारे रिटायर होना है। और रिटायर 60 में नहीं फ्रेंड्स, हमें रिटायरमेंट को, गोल को, अगर आज आप मान लीजिए 25 या 30 ईयर्स के हैं, तो हमें ये सोचना है कि हमको 50 ईयर्स के जब हम हो जाए तभी हमें रिटायर करना है। तो जितना जल्दी हमारे पास उतना फंड हो जाए कि हम रिटायर कर सके, तो हम अपना रिटायरमेंट के बाद अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है, आपको कोई सोशल वर्क करना है, तो आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको, यू नो लॉन्गर हैव टू गो टू योर ऑफिस एवरी डे। काम, आपको रेगुलर डे टू डे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट वो आपके लिए अब आवश्यकता या नेसेसिटी नहीं है। तो आज का शो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। होप आपके लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। थैंक यू। Voice memos. Current position, 33 minutes, 54 seconds. Done. Dim. Button. Pause. Button. Done. Dim. Done. Play. Dim. Button. Play. Dim. Pause. Button. Done. Dim. Play. Dim. Stop. Button. Stop. Button.